हम अध्ययन करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम हल करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र दिसंबर 2007 का प्रीवियस पेपर। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हिंदी तथा यूजीसी नेट से संबंधित अन्य पठन पाठन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? ऑप्शन है ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती और डी मालवी। तो इसका सही आंसर होगा बी बुंदेली। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि मारवाड़ी, मेवाती तथा मालती जो है राजस्थानी की बोलियां हैं। हिंदी का विकास क्रम में संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित बोलियों को देखते हैं। सरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, इन 4 उपभाषा का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या भांगरू, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती है। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी बोलियां आती है। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती है। मागधी से बिहारी हिंदी का बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। पैसाची से लहंदा और पंजाबी, ब्राचट से सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। अगला प्रश्न है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? ऑप्शन है ए अर्ध तत्सम, बी तत्सम, सी रीढ़ अनुवाद और डी तद्भव। इसका सही आंसर होगा डी तद्भव। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव शब्द काम से हुई है। काम शब्द की व्युत्पत्ति तत्सम शब्द कर्म से हुई है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ऑप्शन है ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अवस्था से और डी पाली से। इसका सही आंसर होगा सी प्राकृत की अंतिम अवस्था से। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 या 933 ईस्वी से 1375 संवत और 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ पद हिंदी कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन है ए हेमचंद्र, बी स्वयंभू और सी रामचंद्र और डी सोमप्रभ सूरी। तो इसका सही आंसर होगा बी स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि एवं महाकवि 8वीं शताब्दी के लगभग 783 ईस्वी के स्वयंभू है। यह अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। पौम चरियू, रिट्ठेडेमी चरियू तथा स्वयंभू छंद आदि स्वयंभू की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज रासो, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो और डी पद्मावत। तो इसका सही आंसर होगा सी पृथ्वीराज रासो। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को तथा प्रथम महाकवि चंद्रदाय को माना है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय अथवा सर्ग है। सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज विषय जननायक भट्ट का है, जयानक भट्ट का। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रदाय का है। रामचरितमानस तुलसी का और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का। अगला प्रश्न है, आल्हखंड किसने लिखा? ऑप्शन है ए जगनिक, बी अमीर खुसरो, सी चंद्रदाई और डी नरपत्तिनाल। तो इसका सही आंसर हुआ ए जगनिक। आल्हखंड के रचनाकार जगनिक है। इसका मूल नाम परमाल रासो है, जिसका समय है 1230 ईस्वी। यह एक लोक गे काव्य है तथा बरसात में गाया जाता है। यह वीर रस से परिपूर्ण वीरता का गीत है। बैसबारा इनका प्रमुख केंद्र माना जाता है। 1865 में चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले इसे आल्हखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन है ए नगेंद्र, बी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सी रामकुमार वर्मा और डी बच्चन सिंह। इसका सही आंसर होगा ए नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी का संपादन किया है, लेखन नहीं किया है, जबकि अन्य इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का मूल लेखन किया है, जिसका विवरण इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996। अगला प्रश्न है, 12 बरस लय कुक्कुर जीवे अरु 13 लय जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है? ऑप्शन है ए खुमान रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी हम्मी रासो और डी परमाल रासो। तो इसका सही आंसर होगा डी परमाल रासो, जिसके रचयिता है जगनिक।
इसी तरह से पृथ्वीराज रासो का प्रसिद्ध पंक्ति है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट्ट भाषा पुराणम च कुरानम कथित माया। दलपति विजय द्वारा लिखित खुमान रासो का प्रसिद्ध पंक्ति है, पीयू चित्तौर न आबियू श्रावण पहली तीज। और सारंगधर द्वारा रचित हम्मीर रास का प्रसिद्ध पंक्ति है, चलियो वीर हम्मीर पामर में ईड़ी कंपई। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है ए बंगदर्शन, बी समाचार सुधावर्षण, सी उदन मार्तंड और डी भारत मित्र। तो इसका सही आंसर होगा बी समाचार सुधावर्षण। समाचार सुधावर्षण 1854 में प्रकाशित श्याम सुंदर सेन का है। दैनिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित दैनिक हिंदी समाचार पत्र, प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। उदन मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित और 30 मई को इसी के आधार पर पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। जुगल किशोर शुक्ल द्वारा संपादित साप्ताहिक पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। भारत मित्र 1877 में प्रकाशित रुद्रदत्त का साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी में है। हिंदी प्रदेश से प्रकाशित हिंदी का प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार है। इस साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन बनारस से 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सिंह के संपादन में होती थी। अगला प्रश्न है, अमिये हलाल मद भरे सेत श्यामा रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इन पंक्तियों के कवि कौन है? ऑप्शन है ए बिहारी, बी रसलीन, सी घनानंद और डी मतीराम। तो इसका सही आंसर होगा बी रसलीन। इसी तरह से मतीराम की प्रसिद्ध पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लगे लड़के सब अंगन चारू चुराए। बिहारी लाल का है, बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए सौ करे गौहनी हंसे दैन कटे नटी जाए। घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है, झलके अति सुंदर आनंद गौर छके दृग राजति कानन वे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो इसका ऑप्शन है ए देव, बी पद्माकर, सी भूषण और डी बिहारी। तो इसका सही आंसर होगा डी बिहारी। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि है। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार रचना की है, रस अलंकार नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो है, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उसके अनुसार उत्कृष्ट काव्य की रचना की ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी है। अगला प्रश्न है, बड़वे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी और डी मतीराम। तो इसका सही आंसर होगा ए रहीम। बड़वे नायिका भेद 1510 से 15 में प्रकाशित रहीमदास की रचना है। अंग दर्पण 1737 में रसलीन का, बिहारी सतसई 1662 में बिहारी का और रसराज 1663 में प्रकाशित मतीराम की रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? ऑप्शन है ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य और डी रामानुचार्य। तो इसका सही आंसर होगा सी शंकराचार्य। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैताद्वैत और रामानुचार्य विशिष्ट द्वैताद्वैत से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य है। इसका मुख्य धर्म या भक्ति स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ऑप्शन है ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी रामनारायण मिश्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा डी रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 को काशी यानी कि बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इनके प्रथम सभापति कृष्णदास राधा कृष्णदास थे। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का कथन है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, ये भारतेंदु का कथन है। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। ऑप्शन है ए महाराणा प्रताप का पराभव,
बी पद्मिनी का अग्निदाह, सी जल प्रलय और डी रानी कमलावती का पश्चाताप। तो इसका सही आंसर होगा डी रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करती हुई जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी में हंस में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर 1933 ईस्वी नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है ए रात का रिपोर्टर, बी विषाद मठ, सी पश्यंती और डी अजय की डायरी। तो इसका सही आंसर होगा सी पश्यंती। रात का रिपोर्टर 1989 में प्रकाशित निर्मल वर्मा का उपन्यास है। विषाद मठ 1946 में प्रकाशित रंगे राघव का उपन्यास है। अजय की डायरी 1960 में प्रकाशित डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। लेकिन पश्यंती जो है 1969 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का ललित निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? ऑप्शन है ए सेतुबंध, बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी आठवां सर्ग और डी द्रौपदी। तो इसका सही आंसर होगा बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। इसका प्रकाशन 1975 में हुआ। सेतुबंध नाटक 1972 में प्रकाशित हुआ, सुरेंद्र वर्मा का ही नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र हैं प्रभावती और कालिदास। आठवां सर्ग 1976 में प्रकाशित, जिसके प्रमुख पात्र है प्रियंगु मंजरी, और द्रौपदी 1972 में प्रकाशित सुरेखा मनमोहन का है। इसके प्रमुख जो पात्र है सुरेखा मनमोहन है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी शिवकांत सिंह चौहान और डी नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ए नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। वे कहते हैं प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसका सही आंसर हुआ सी, दोनों में क्रमशः स्व और सु। स्वाभाविक में स्व और स्वागत में सु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसका सही आंसर होगा सी अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का है। विषाद मठ रंगे राघव का, विश्वबाहु परशुराम विश्वांभर नाथ उपाध्याय का, मायादास की मारी भीष्म शाहनी का और पीढ़िया जो है अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका सही आंसर होगा ए तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य का नहीं है। ये जो है सूरजपाल चौहान का है, 2002 में प्रकाशित। अन्ना से अनन्या 2007 में प्रकाशित प्रभा खेतान का है। जूठन 1997 में प्रकाशित ओम प्रकाश वाल्मीकि का। हाथ से 2005 में प्रकाशित रमणिका गुप्ता का। अपने अपने पिंजरे 1995 में प्रकाशित मोहनदास नैमिषारण्य का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो इसका सही आंसर होगा ए आह वेदना मिली विदाई जयशंकर प्रसाद का है। सखी बे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त का है। एक बार बस और नाच तू श्यामा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। दुख सबको मांझता है अज्ञे सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम सुमित्रानंदन पंत का पंक्ति है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीरा, तुमको पीरा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीरा। ये महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी निर्मला 1927 ईस्वी प्रेमचंद का। चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। सन्यासी 1941 में प्रकाशित इलाचंद जोशी का। और न आने वाला कल 1968 में प्रकाशित मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। इंदुमती 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी, मिठाई वाला 1942 भगवती प्रसाद वाजपेयी, वापसी 1960 उषा प्रियमदा और यक्षगान 1997 अखिलेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ, को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी मानते हैं। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा बी हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित, बाल
कृष्ण भट्ट का प्रयाग से मासिक पत्रिका, सुधा 1929 में प्रकाशित दुलारे लाल भार्गव का है मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित, रूपाव 1938 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत द्वारा संपादित मासिक पत्रिका, कृति 1958 नरेश मेहता द्वारा संपादित पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा डी, अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, कलंकी 1969 और बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा ए, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनाम दास का पोथा 1976। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1893 में काशी में हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग इलाहाबाद, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 चेन्नई मद्रास में और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम होगा सी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔंध का, साकेत 1931 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त का, कमायनी 1936 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा, का पूछूं तुम धातु निछोही जो गुरु किन अंतरपट ओही, अवधि ढोला मारिए ढिल्ली माँ मुछियो मेच शरीर, इसमें जो है अपभ्रंश भाषा है। जो मांगू सा देहूं मनोहर यह बात तेरी खोटी, ब्रज उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचली छोड़ सटक गई, इसमें जो है खरी बोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हिम तरंगड़ी कृपाराम, प्रेम वाटिका रसखान, मदनाष्टक रहीम, अंग दर्पण रसलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सजनी मधुर निजत्व दे मिलूं अभिमानिनी में, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी, ये जो है महादेवी वर्मा का होगा। दूसरा है, प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसी मैं से गई अभागी, ये निराला का है। तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, ये जो है प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद। कौन तुम रूपसी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, ये पंत का है। अगला प्रश्न है, इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें जो है अपनुहति अलंकार है। बे तो मानो देवता है, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। आप तो साक्षात इंद्र हैं, इसमें जो है रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा करो बांगरू, करहु अवधि, करौ ब्रज और करा भोजपुरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये जो है मुक्तिबोध का है। सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, अज्ञेय नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूं, ये जो है महादेवी वर्मा का है।
असनी पात से साइद उन्नत सतसत वीर, ये जो है निराला का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वनवास तत्पुरुष समास, दान पुण्य, पुण्य जो है द्वंद्व समास, त्रिनेत्र बहुब्रीहि, यथा विधि अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है गद्यांश पर आधारित है। हम पहले गद्यांश को देखते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश है, आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनुष्यों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया, दलितों, अधपतियों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वालों दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहलीज पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणीय साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इस विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप में भयंकर हो उठी। इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, मानवता के उद्देश्य का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ए, मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर होगा सी, जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। अगला प्रश्न है, संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो इसका सही आंसर होगा डी, मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बंट गई। अगला प्रश्न है, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो इसका सही आंसर होगा ए, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसका सही शीर्षक होगा सी, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। अगला प्रश्न कथन पर आधारित है, स्थापना और तर्क। प्रश्न है, स्थापना है, कविता मनुष्य के हृदय की स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठा करती है। तर्क है, क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो इसका सही कूट होगा सी, ए सही और आर गलत। क्योंकि कविता संकुचित स्वार्थ संबंधी के दायरे से ऊपर उठकर प्रशस्त लोक का समन्वय करती है। कविता में स्वार्थ संकुचित होता है, न कि आत्म। अगला प्रश्न है, स्थापना है, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तर्क है, अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना सही और तर्क गलत है। क्योंकि काव्य को सहज एवं सरल होना चाहिए, उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के प्रयोग से युक्त होना चाहिए, लेकिन आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग केवल श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं, यह गलत है। इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। तर्क है, इसलिए मिथक को विकासशील माना गया है। तो इसका सही कूट होगा डी, स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम आगम नाचा चरित्र सुनी मुनि मन भ्रम हुई। तर्क है, क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, क्योंकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। तो इसका सही कूट होगा सी, स्थापना और तर्क दोनों गलत है। क्योंकि स्थापना में निर्गुण को सुलभ सुगम बताया गया है और सगुण को दुर्लभ दुर्गम, जबकि तर्क में सगुण को सुलभ, सुगम और निर्गुण को दुर्लभ दुर्गम बताया गया था। स्थापना एवं तर्क दोनों अंतर संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। तो इसका सही कूट होगा ए, स्थापना गलत और तर्क सही। क्योंकि प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार नहीं है, प्रयोगवादी कविता में कई नए सिद्धांतों, नई भाषा, नए विषय, छंद मुक्ति इत्यादि का शिल्पगत प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, स्थापना है,
अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है, तो इसका सही कूट होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि प्रेक्षक नाटक में आद्यंत रस का अनुभव करता है, तो इसका सही कूट होगा डी। स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो इसमें इतना ही है, आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोग लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। आगे हम अगले भाग में करेंगे।